सेशन में आपने देखा कि 5 क्वेश्चन मैंने सर से पूछा था। ये वीडियो का दूसरा सेशन है। इसमें छठा क्वेश्चन जो हमारा होगा सर से, एक रोगी में कितने समय के बाद जलौकावचरण का प्रयोग किया जा सकता है? रोगी के दृष्टिकोण से अगर सम्यक शुद्धि नहीं हुई है या जलौकावचरण के बाद आपको ऐसा लगता है कि दोष अभी भी शेष हैं उस स्थान पे, उस रोग में, तो तीसरे दिन फिर से आप जलौकावचरण कर सकते हैं। अन्यथा एक बार किया हुआ जलौकावचरण को दोबारा कराने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो हमारा क्वेश्चन है ये है, एक जलौका का कितने समय में दोबारा उपयोग किया जा सकता है और क्या एक ही जलौका को दूसरे पेशेंट पर यूज किया जा सकता है? जौंक या जलौका के दृष्टिकोण से एक बार अगर आपने जलौका लगा ली है, उसका फिर सम्यक वमन अगर कर दिया है, तो उस जौंक को 7 दिन बाद दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। इस 7 दिन की अवधि में जो जौंक में बचे हुए जो दोष हैं उनका पाचन हो जाता है तथा जौंक की दुर्बलता नष्ट हो जाती है। तो 7 दिन बाद जौंक को दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। शास्त्र में एक जौंक को दूसरे रोगी में यूज़ करें ना करें, इसके बारे में कुछ क्लियर मत नहीं है। फिर भी आज के दृष्टिकोण के अनुसार जो आप जौंक यूज़ करते हैं उसको उसी रोगी में यूज़ करें, उसको दूसरे रोगी में यूज़ ना करें। दूसरे रोगियों के लिए फ्रेश जौंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 8वां जो क्वेश्चन है वो ये है, किन रोगियों में जलौकावचरण का उपयोग नहीं करना चाहिए? ऊपर जो जलौकावचरण के निर्देश बताए गए हैं, इनके विपरीत अवस्थाओं में जलौकावचरण नहीं करना चाहिए। जिन रोगियों में ब्लीडिंग डिसऑर्डर की हिस्ट्री है उनमें जलौकावचरण ना करें। बहुत सारे चिकित्सक बंधु वेरिकोस वेन पे जलौकावचरण करते हैं। वेरिकोस वेन क्योंकि सिरा शैथिल्य के अंदर आता है, तो सिरा शैथिल्य की अवस्था में जलौकावचरण निषेध है। फिर भी अगर आप वेरिकोस वेन्स में जलौकावचरण करना चाहते हैं तो सिरा या उस वेन से थोड़ा सा हटकर जलौकावचरण करें। अगर आप डायरेक्टली वेरिकोस वेन पे जलौकावचरण करते हैं तो वहाँ पे वेरिकोस अल्सर बनने की संभावना काफ़ी रहती है, जो बहुत से सारे चिकित्सकों को इस बात की नॉलेज नहीं रहती है। इसके अलावा नेत्रों के पलकों या स्तन पे या फिर जेनाइटल्स जो भी मर्म है या मृदु अवयव हैं वहाँ पे जलौकावचरण या जौंक ना लगाएं। इसके अलावा कुछ एक ग्रंथों में मेंशन किया गया है कि किस अवस्था में कितनी जलौका लगा सकते हैं। तो 2 वर्षों से जो कम की आयु के बालक रहते हैं उनमें जलौकावचरण ना करें, और जो 2 वर्ष के बाद के बालक हैं या 2 या 3 साल के बच्चे हैं उनमें 1 से ज़्यादा जलौका नहीं लगानी चाहिए। आज का हमारा जो 9वां नंबर का क्वेश्चन है, जलौका का शोधन अगर न करें, बिना शोधन किए अगर जलौका किसी मरीज पे आप लगा देते हैं तो उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती है? आयुर्वेद में जलौका का पूर्व कर्म के रूप में जलौका का शोधन या वमन आया है। अगर जलौका का अच्छी तरीके से शोधन ना किया गया हो या रक्त जलौका ने अपने वमन में या उल्टी में ना निकाला हो, तो ऐसी जलौका के लक्षण में आप देखेंगे कि जलौका सुस्त रहती है, पानी में डालने में कम हिलती है। तो इससे आप जान लें कि अभी भी जलौका के अंदर रक्त शेष है, तो वो पूरी तरीके से उसका रक्त वमन अच्छे से करा लें। कुछ चिकित्सक जलौकावचरण के समय या जलौका का वमन कराते समय अति मात्रा में या ज़्यादा प्रेशर से जलौका का वमन कराते हैं, जिससे जलौका जो है अतियोग से पीड़ित होती है। ऐसे में या तो जलौका को दुर्बलता से भरा हुआ जानना चाहिए या फिर ऐसे में जलौका की मृत्यु भी हो सकती है। तो जलौका का वमन समय प्रकार से कराएं। आयुर्वेद में ये भी बताया है, क्योंकि देखिए जलौका जो है अपने जब पर्यावरण में, नॉर्मल पर्यावरण में रहती है तो वो किसी भी रैंडम जानवर के या मनुष्य के लग जाती है। लेकिन क्योंकि आयुर्वेद में हम दुष्ट रक्त या दूषित रक्त के शोधन के लिए जलौकावचरण का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा दूषित रक्त जब जलौका के अंदर जाता है तो वो रक्त जलौका के शरीर से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जलौका को एक इंद्रमद नामक बीमारी का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है, तो जलौका को इंद्रमद हो जाता है और कुछ काल के पश्चात उस जलौका की मृत्यु भी हो जाती है। आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है सर से वो ये है कि किन जलौका का प्रयोग करना चाहिए और किन का प्रयोग नहीं करना चाहिए? सर प्लीज़ बताइए कि किस तरह का जलौका का यूज आयुर्वेद में वर्णित किया गया है कि आप इसका यूज कर सकते हो। आयुर्वेद में 6 प्रकार की जलौकाओं को सविष्ट जलौका बोला गया है, यानी ये जलौका जो है जलौकावचरण या लीच थेरेपी के लिए नहीं बनी है। इसमें सबसे पहली जो है कृष्णा जलौका रहती है। इसका जो साइन है या जो इसका अपीयरेंस है वो काले या काजल की तरह काली होती है। इसमें एक करबूरा जलौका बताई गई है जो विषाक्त रहती है। करबूरा जलौका मछली की तरह लंबी रहती है तथा उसके पेट में रेखाएं रहती हैं।
अलगर्दा जलोका बताई है तीसरी, उसके शरीर पर गर्दा या रोएं रहते हैं, वो भी निषिद्ध है। इंद्रयुधा एक जलोका बताई गई है जिसमें उसके शरीर पे इंद्रधनुष जैसी रेखाएं उभरी हुई दिखती हैं और उसको भी रक्तमोक्षण के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा सामुद्रिका एक जलोका रहती है, उसके पीठ पे काले या पीले बिंदु रहते हैं और उसका पुष्प जैसा या फूल जैसा स्वरूप रहता है, तो वो भी निषिद्ध है। एक गोचंदना जलोका बताई गई है जिसका जो स्वरूप होता है वो बैल के वृषणों की तरह रहता है तथा वो बाइफर्केटेड रहती है, तो इस तरीके की जलोका को भी रक्तमोक्षण के लिए निषिद्ध बताया गया है। इसके अलावा जो जलोका दूषित या कीचड़ वाले पानी में बहुत ज़्यादा ऐसी जगह जहाँ पे मनुष्य लोग नहीं जाते हैं या जिनको अवॉइड करते हैं, ऐसे त्याज्य जो देश हैं वहाँ की जलोकाएँ जो हैं उनका रक्तमोक्षण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो जलोका शारीरिक संरचना से थोड़ा सा हटके रहती है, यानी मध्य में बहुत ज़्यादा मोटी रहती है, चपटी रहती है, या फिर जो जलोका बिल्कुल ही चेष्टा नहीं करती है, बिल्कुल उसका हिलना डुलना बंद रहता है, तो ऐसी जलोका को जलोकावचरण विधि के लिए अनुकूल ना समझें तथा इनका जलोकावचरण में प्रयोग ना करें। आपने देखा हमने सर से 10 क्वेश्चन किए, सर ने 10 क्वेश्चन का आंसर इतने अच्छे से दिया। सबसे पहले तो सर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने समय निकाला और हमारे व्यूअर के लिए वीडियो शूट किया। सर का भी चैनल है, आप उनका चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, अच्छे से जानकारियाँ देते रहते हैं, तो आप उनका वीडियो जरूर देखें। और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि मैं डिश रिगार्डिंग और हेयर फॉल रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।